आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हिंदुस्तानी मौसीकी दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो दिलों को छू जाती हैं, रूह को जगा देती हैं और वक्त के धारे में हमेशा के लिए अपना नक्श छोड़ जाती हैं। ऐसे ही बाकमाल गुलकार में एक नुमाया नाम मोहम्मद वकील का है, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़, फ़न की गहराई के ज़रिए लाखों दिलों पर राज किया है। आइए इस्तकबाल करते हैं बॉलीवुड सिंगर, मशहूर गज़लकार मोहम्मद वकील साहब का। वकील साहब, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा वकील साहब, आप गज़ल गायकी के एक रिवायती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने अपने ख़ानदान की मौसीकी की विरासत को आगे बढ़ाने का अज़म भी किया है। 8 साल की उम्र में आपने अपना पहला स्टेज शो किया। मौसीकी की जो तालीम आपने हासिल की वो कहाँ से की और किससे की? सबसे पहले रियाज साहब, आपको और आपके चैनल को, तुलसी टीवी को, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा आदाब, नमस्कार। और ये जो आपका प्रोग्राम है यंग आइकन, इसमें आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आपके सवाल में ही बताना चाहूंगा मैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई हुई एक ऐसी जगह जहाँ सुरों को बाखूबी परखा जाता है और निखारा जाता है, बड़ी रियाज मेहनत की जाती है। मैं एक म्यूजिकल फैमिली का एक नुमाइंदा हूँ। और जो मेरे दादाजी थे उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब नानजी, उस्ताद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, वो फनकार थे जिनके फन की खुशबू आज भी है। और जी। कोई भी आदमी अगर उनका नाम लेता है म्यूजिक का तो बड़ा अदब से लेता है। बेशक, और बेशक। मुझे मौसीकी की तालीम मिली और मिल रही है। मेरे जो सगे मामा जी हैं, मेरे उस्ताद हैं पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से। जी। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसी जगह में पैदा हुआ जहाँ बचपन से भारतीय संगीत को की खिदमत की गई और अब तक होती चली आ रही। और मैं भी आपकी दुआ से 33 ईयर्स से भी ज्यादा हुआ है म्यूजिक की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि आपके जो शुरुआती दौर में उस्ताद मोहतरम रहे, आपके ख़ुद मामू जो हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, आपके अपने शुरुआती दौर में आपकी जो अपनी पहचान थी, वो ज़ाहिर-सी बात है अपने मामू की वजह से ही थी, मामू के सिखाने की वजह से थी। आपको अपने ख़ुद की पहचान बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और ये पहचान किस ख़ास मौके पर जाके आपको हासिल हुई? देखिए, उस्ताद हमेशा चाहते हैं कि उनका शागिर्द आगे बढ़े। जी। और उस्ताद को खुशी भी जब हासिल होती है जब उनके किसी शागिर्द का अपना एक मकाम बन जाए, लोग उसको अपने नाम से पहचाने। जी। जाहिर सी बात है कि और मैं एक बात और कहूंगा रियाज साहब कि जिंदगी में अगर आप स्ट्रगल करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, ठोकरें खाते हैं, बिल्कुल। तो वो ही आपके काम को संवारता है। जी। यहाँ दिल तक बात जब भी निकलती है कि जब आपको सब चीजें आपने फेस की हो। तो मैंने जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत छोटी सी उम्र से गाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं तफसीली थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, जरा बिल्कुल, देखते हुए। तफ़सीली बताइए। गाना शुरू किया, उसके बाद फिर कोशिश की कि मेरा म्यूजिक म्यूजिक फील्ड में कुछ हो। इसके लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो से ऑडिशन दिया। मैं 33 ईयर्स से ज्यादा हुआ ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ऑडिशन देने गया तो मेरे पैर में एक बहुत बड़ा जख्म था जी। और पैर टिकाना मुश्किल था। उस कंडीशन में मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मुझे वहाँ बेवजह फेल कर दिया गया। और मैंने कोरस सिंगर के तौर पे भी काफी काम किया है। 5 स्टार होटल्स में एज ए सिंगर हम लोग जाते थे, जी। वहाँ भी काम नहीं मिलता था। तो काफी जद्दोजहद के बाद, काफी तकलीफें उठाने के बाद जिंदगी में सारेगामा नाम का एक प्रोग्राम आया। और वहाँ जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। 1997 से मेरे हालात बदलना शुरू हुए जी। और मैंने उसका ऑडिशन दिया, वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ मैं सारेगामा विन किया मैंने। जी। उसके बाद एक मेगा पैनल था जो अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल था, बिकॉज उसमें जो जजेस थे वो अपने आप में इतने महान, इतने लाजवाब लोग थे जिनसे मिलने की ख्वाहिश लोगों की होती है। और मैं खुशनसीब हूँ जी। कि उसमें मैंने उनके सामने गाया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जसराज जी, अरविंद सुल्ताना जी, अनिल बिस्वास साहब, मोती नैयर साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, नौशाद साहब, कयाम साहब,
ये सारे बड़े लोग थे और इन्होंने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया। जी। तो मेरी थोड़ी पहचान उस प्रोग्राम से अब अलग से बनना शुरू हुई, क्योंकि उस प्रोग्राम को 72 कंट्रीज ने देखा था। जी। और वहाँ पूरे जो लोग थे इंडिया के अलावा, उन लोगों ने देखा, मुझे पहचानना शुरू किया। उसके बाद फिर मेरे एल्बम्स आना शुरू हो गए। और अभी वो करम अल्लाह का कि मेरे 20 से ज्यादा एल्बम्स आ चुके हैं, म्यूजिक एल्बम्स। और जी। वो भी बड़े दीगर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे HMV है, टी सीरीज है, सोनी म्यूजिक है, टाइम्स म्यूजिक है, जी म्यूजिक है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज से मेरे एल्बम्स रिलीज हुए। मैंने मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी तारीफ है ये मेरे लिए नहीं है। जिगर का शेर है कि मेरा कमाले फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या तो बात ये है। जो कुछ भी तारीफ है ये उसकी है। और उसके अलावा, तारीफों के अलावा जो मुझे आज तक मिला है उसमें मेरे उस्तादों की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ है। तो मैं ये बड़ी खुशी से बताता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मैंने जितने महान लोग हैं संगीत के, उनके साथ काम कर किया है एक ही जी। स्टेज पे। जी। जगजीत सिंह साहब के साथ मैंने 3 बार स्टेज शेयर किया। फिर पंकज उदास साहब, अनूप जलोटा जी, सरत अजीज साहब, हरिहरन साहब, सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, जितने भी बड़े लोग हैं, ध्रुव कुमार राठौर साहब, सोनाली राठौर जी, उपेंद्र जी, मिताली जी, सबके साथ एक स्टेज शेयर किया है, सबके साथ गाया है। तो जी। ये सब कुछ दुआओं से मिला है, लोगों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं, उस्ताद की। तो ये अपनी पहचान इस तरह से मेरी अब ये बन गई कि मुझे ऊपर वाले के करम से अपने नाम से लोग जानते हैं, मेरा म्यूजिक सुनते हैं, मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो सुनते हैं, मेरी गजलें उनको याद हैं, मेरे गीत उनको याद हैं। मैंने क्योंकि एक प्रोग्राम किया था एज एन एंकर, तो उसमें काफी एपिसोड्स किए, और मैंने कोशिश की कि मैं जहाँ तक पहुंचा हूँ तकलीफ से, तो मुझे ये जरूर फिक्र होनी चाहिए और है कि मैं और लोग जो हैं उनको भी आगे लेकर आऊं अपने साथ साथ। तो वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, जिसमें गजल सरा प्रोग्राम था उसमें। जी। तो जी। उसमें मैंने काफी लोगों को, जो लोग बहुत टैलेंटेड है उनको मौका दिया कि वो भी गाएं। तो ये मेरी अपनी पहचान उसका करम है कि बन गई है, और इससे मेरे उस्ताद भी खुश हैं, मेरे घर वाले। अच्छा, जहाँ तक मेरे हाफ़्ज़े में बात है, सारेगामा जो रियलिटी शो था, उसको जीतने के बाद सोनू निगम साहब उसमें मौजूद थे, और ये दुनिया ने देखा, हमने भी उस शो को देखा था, लगातार हम देखते थे। तो उस शो को जीतने के बाद आपकी एक एल्बम आई थी, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, कसक उसका नाम था, और उसका टाइटल सॉन्ग था कसक दिल की दिल में दबी रह गई। वो इतना मशहूर हुआ कि हर चलने फिरने वाला ख़ास व आम जो है उस गज़ल को गुनगुनाता था। उस एल्बम के बारे में थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को आप बताइए, वो किसने बनाई, क्या था? क्योंकि उस एल्बम ने हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी, ना सिर्फ़ हिंदुस्तान, शायद पाकिस्तान और एतराफ़ के जो हमारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक भी वो गज़ल बड़ी मशहूर हुई उस एल्बम की। वो मेरी फर्स्ट सोलो एल्बम थी, लेकिन उससे पहले एक एल्बम थी सपने, जो जी। सारेगामा के फाइनलिस्ट थे, उनका आपस में एक एल्बम उन्होंने रिलीज किया था। उस्ताद अलाका खान साहब, नौशाद साहब, नैयर साहब ने रिलीज किया था। जी। उसमें भी एक नज्म गाई थी मैंने, वो आपस में भाईचारे और मोहब्बत के लिए थी। निदा फाजली साहब की लिखी थी कि जी। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, हुँ। ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत। जी। वो एल्बम आई थी। उसके बाद सोलो एल्बम आई थी कसक, जो मैग्ना साउंड एक म्यूजिक कंपनी हुआ करती थी, जी। उसने रिलीज की थी। और इसको लिखा था डॉक्टर बशीर बदर साहब ने, जी। और इसको कंपोज किया था जॉली मुखर्जी साहब ने। और ये एल्बम इतनी हिट हुई कि मेरे हर कॉन्सर्ट में मुझे आज भी वो लोग सुनते हैं मुझसे। और मुझे याद है कि मैग्ना साउंड म्यूजिक कंपनी के ऑफिस में बैठा था, और वहां पे जब डिस्ट्रीब्यूटर कोई आए गुजरात के, तो उन्होंने कहा था कि 3 लाख कॉपी से ज्यादा अच्छा। गुजरात में बिकी थी। तो बहुत मकबूल हुई वो एल्बम, उन लोगों को आज भी याद है। अच्छा, आपकी गायकी में एक वो मिठास पाई जाती है जो सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है, शायरी में सिन्फ़ नाज़ुक होता है, और गुलकारी की लाइन में भी एक सिंगर के गले में जो रेशमी आवाज़ होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो बाकी है आपके गले में आज भी। तो उसको मतलब उसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि रफ़ी साहब को शायद आपने बहुत नज़दीक महसूस किया है, और उनको सुना भी है, उनके गानों को गाया भी है। तो रफ़ी साहब की जो रेशमी आवाज़ थी,
आपके गले में जो रेशमी आवाज़ है, बरकरार है आज भी, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि रियाज़ तो आप करते ही हैं, मुसलसल करते हैं। देखिए, मेरे यकीन है और सभी का होगा कि कोई भी काम उसके कर्म के बगैर नहीं होता। बेशक। ये शेर है कि मंजूर नजर कौन हुआ ये किसको खबर क्या, जी। मंजूर नजर कौन हुआ ये किसको खबर क्या, वो फजल पे आ जाए तो फिर ऐब हुनर क्या। क्या बात है, जब जिंदाबाद। तक उसका करम जब तक उसका करम रहता है, लोगों को आपकी आवाज भी अच्छी लगती है, लोग आपका गाना लोगों पर असर करता है जी। और आप मशहूर भी होते जाते हैं, आपकी जी। पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, लोग आपको पसंद करते हैं। जी। तो ये बहुत जरूरी है इसका करम। लेकिन उसके करम के बाद सख्त रियाजत। देखिए, मैं आपको बताऊंगा रियाज साहब कि म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज रियाज करना पड़ता है। जी। रोज रियाज करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ ठीक कर पाते हैं। जी। तो जो नई पीढ़ी है उनको भी ये पैगाम दूंगा कि हमारे नाना कहते थे कि रियाज करो तो राज करो। जी। अरे ये वाह। है वैसे गाना, रियाज करो तो गाना, रियाज ना करो तो गा ना। जी। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज अपने आप को अपने काम को पॉलिश करना पड़ता है और तब जाके आपका गला कंट्रोल्ड होता है। आप स्टेज पे जब होते हैं आपको कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि आप रियाज करते हैं। जी। तो रियाज बड़ा जरूरी है म्यूजिक के लिए। और आवाज में तासीर भी जब भी आती है कि जब आप उससे मदद मांगे, रियाज करें, तो आपकी आवाज में वही बरकरार रहता है जादू। अच्छा, आपने अभी ज़िक्र किया था शुरुआत में कि आपके जो क्योंकि आप एक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान जयपुर से आपका ताल्लुक़ है, और राजस्थान घराना वो घराना है कि जहाँ इतने बड़े-बड़े फ़नकार पैदा हुए और आज भी जो है उन्होंने अपने फ़न के महारत के ज़रिए धूम मचाई हुई है, चाहे वो अहमद हुसैन साहब हों, मोहम्मद हुसैन साहब हों, वकील साहब हों। वकील साहब के उस्तादों में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का नाम आता है, लेकिन एक नाम और आता है कहीं न कहीं कि जगजीत सिंह साहब भी आपके उस्ताद मोहतरम में रहे। नहीं, जगजीत सिंह साहब मेरे उस्ताद नहीं थे। जी। उस्ताद मेरे अहमद हुसैन मोहसिन साहब ही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई जगह रहनुमाई की। जी। जैसे कि जब वो सारेगामा के और जजेस में से एक जज थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार हमारी शूटिंग थी जी। सारेगामा की ताजमहल पे। ये बात है सन 2000 की, जी। मिलेनियम स्पेशल था। तो उन्होंने अपने साथ हमें गवाया था। ग्रीन रूम में कहा कि यार तू गाता तो अच्छा है, लेकिन जो लो नोट्स है ना, जिसको हम अपनी संगीत की ज़बान में कहते हैं खरज, जी। तो जी। उन नोट्स पे काम कर। फिर उन्होंने मुझे और बारीकियां बताई कि जैसे जो अपन पोएट्री होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अच्छी पोएट्री सुनो और उसको अदायगी का तरीका भी थोड़ा सा, एक्सप्रेशन जरूरी है। हमने टेक्निकल बहुत सारी चीजें बताई। अपने म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने मुझे क्लासिकल बंदिश गवाई। तो वो मेरे उस्ताद तो नहीं थे, लेकिन वो हमारी एक रहनुमाई थे और उनके मुझ पे बहुत सारी उनकी मेहरबानियां हैं। तो ये कि जैसे उन्होंने राज बब्बर साहब से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उनके टीवी सीरियल में मुझे गवाया। जी। और ये बात कम से कम 22 साल पुरानी है। उन्होंने मुझे राज बब्बर साहब से मिलाया भी था, गवाया भी था, और वो चाहते थे कि मैं एक फिल्म में हीरो बन जाऊं, नसीरुद्दीन शाह साहब के बेटे का रोल अदा करूं। वो जी। फिल्म बनी नहीं, लेकिन वो कितना प्यार करते थे कि उन्होंने मुझे राजकोट गुजरात में दुर्गा जसराज जी के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक ही स्टेज पे ये भी गाए। और जी। वो लोगों से मिलाते थे मुझे। तो उनके बहुत सारे सलूक है मेरे साथ। और वो, मैं कहता हूँ आपको रियाज भाई, कि वो जितने लाजवाब कलाकार थे उतने लाजवाब इंसान थे। जी। तो उनकी बहुत सारे मुझ पे करम फरमाई है, इसको मैं हमेशा याद रखूँ। अच्छा, आप क्योंकि शुरू से ही एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपके होश संभाला तो आसपास जो है वही माहौल था जिस लाइन में आप आज मौजूद हैं। आपको सूफ़ी और गज़ल दोनों ही तरह की गायकी पे महारत हासिल है, फिर चाहे प्यार के नगमे हों या गमगीन तराने हों। एक सिंगर के लिए, क्योंकि सूफ़ी एक अलग चीज़ है बिल्कुल और गज़ल बिल्कुल एक सिन्फ़ नाज़ुक है, तो इन दोनों में तालमेल कैसे बैठाते हैं? मैं फिर एक बात वापस दोहराना चाहूंगा कि इस बात को आप इस चैनल पर आपके काफी लोग सुनते हैं। तो जब इसको और लोग जो इस मौसीकी में आगे आना चाहते हैं उनको इस बात को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए कि चाहे हम भजन गाएं, जी। चाहे हम कव्वाली गाएं, चाहे हम बॉलीवुड का कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करें, लाइव गाएं, सूफी गाएं, गजल गाएं, बहुत जरूरी है कि आपकी तालीम,
अगर आप अपने उस्ताद से अच्छे से सीखते हैं, क्लासिकल सीखते हैं, जो और रियाज होता है उस्ताद बताते हैं गले का, तो वो सीखने के बाद आपका गला ऑलरेडी पक चुका होता है, तैयार हो चुका होता जी। है। उसके बाद चाहे आप कुछ भी गाएं, सूफी गाएंगे तो भी आपको मालूम है कि भाई इसमें इसको ये रंग देना है, भजन गाएंगे तो भी आपको मालूम है कि भाई भजन का तरीका ये है। तो अपने उस्ताद से जब आप सीख जाते हैं तो चाहे आप गजल गाएं, सूफी गाएं, बॉलीवुड गाएं, वो आप बिल्कुल सही गाएंगे। तो जरूरी है कि तालीम के बाद वो सब चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, वकील साहब जो गाना चाहते थे, जिस वजह से इस लाइन में आए थे, ज़ाहिर सी बात है पैसे के लिए नहीं आए थे, उनके अंदर ही एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया अपने फ़न को बाहर लाने का। वकील साहब जो गाना चाहते थे, क्या उनको अभी तक गाने का मौका मिला है? वो प्यास बुझ चुकी? देखिए, एक कलाकार कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जी, जैसे मैं आज भी कभी कोई गाना रिकॉर्ड करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो मैं अपने आप से मुतमईन नहीं होता। मैं कई बार सुनता हूँ दुश्मन की निगाह से जी, कि क्या कहीं कोई कमी तो नहीं है इसमें। जब आप अपने आप को क्रिटिक के तौर पे लेते हैं तो आपकी जी, चीजें अच्छी होने की उम्मीद होती है। जी, ये जरूर है कि मेरे साथ काफी पॉलिटिक्स हुई। जब मैं सारेगामा जीता तो मुझे काफी बड़े बड़े चांस थे मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज मेरी मुझसे छीनी गई। उस बारे में ज्यादा बात नहीं करें क्योंकि जी, यहाँ काफी लोगों से ऐसा हुआ है। तो वो जो एज ए प्लेबैक सिंगर जो 3-4 फिल्में मुझे मिली थी, वो तो मेरी गाने किसी और ने गा दिए। तो आज भी मुझे ये जरूर तलाश है कि वो जो मेरे साथ नाइंसाफियां हुई है, जी, वो जो मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है, उसका ये सिला वो जरूर देगा कि अब जो फ्यूचर है जी, उसमें कुछ चीजें मुझे उम्मीद है कि मुझे वापस मिलेंगी। इंशाल्लाह। तो वो मेरे दिल में अभी ये है कि मैं वो जो मेरे साथ नहीं हो सका वो अब हो जाए, मुझे और ज्यादा खुशी हो। अच्छा वकील साहब, पहले की जो गायकी थी, पहले की जो स्टूडियो हुआ करते थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करते थे, रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश, किशोर साहब, तलत महमूद, इन लोगों के ज़माने में वन टेक गाना रिकॉर्ड होता था कि एक बार शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी खूब आगे बढ़ गई है और उस ज़माने में शायद ऐसे फ़िल्टर भी मौजूद नहीं थे। अगर मतलब मेरी बात को आप अलग तरह से मत लीजिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पहले के जो सिंगर्स हुआ करते थे उनके सामने क्या दुश्वारियाँ थी और आज के जो सिंगर हैं उनके सामने क्या फैसिलिटीज़ और आसानियाँ हैं? देखिए, पहले तो जो मैंने सुना है उस वक्त का ज़माना मैंने देखा नहीं रफ़ी साहब का, लता जी का। लेकिन जो मैंने सुना है लता जी का इंटरव्यू कि एक गाने के लिए 40 रिहर्सल्स, यानी 40 रिहर्सल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप 40 रिहर्सल्स कर रहे हैं, लेकिन वो गाना फिर आपके यहाँ आ जाता है, जी, दिल में उतर जाता है। लेकिन क्योंकि लाइव में मुश्किल होता था, जब पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, जितने भी बजाने वाले वो सब एक साथ बजा रहे हैं, आप भी एक साथ गा रहे हैं, किसी से एक भी गलती हुई तो गाना दोबारा हो। जी, लेकिन परफेक्शन क्योंकि उन लोगों के काम में बहुत ज्यादा था, वो रिहर्सल में इतना गाने को मांझ लिया करते थे, इतना दिल में उतार लिया करते थे कि ऐसा नहीं कि वन टेक में होता था गाना, वो जी, बहुत रेयर होता था उस वक्त भी। लेकिन ये था कि गाना इतना दिल में उतर जाता था, सिंगर्स के भी, म्यूजिशियंस के भी, तो इतना उसको रट लिया करते थे कि वो फिर उस गाने को एक दिन में रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन उस गाने की इतनी ज्यादा मेहनत हुई है उन गानों पे कि आज भी अगर आप सुने तो आपको लगता नहीं कि ये पुराना है, लगता है कि आज ही बना। जी। बहुत सारे ऐसे गाने जो कि ऐसे हैं कि जिनको सुन के लगता है कि दोबारा सुना जाए। इतनी मेहनत की गई है, इतना सोल उसमें दिया गया है सिंगर्स में। तो आज क्या है, आज ऐसी बात नहीं काम नहीं होता, क्रिएटिव लोग आज भी बहुत सारे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं आज भी। लेकिन अब क्या होता है कि अपना अपना पार्ट आती बजा के और चला जाता है। जी, और हमें सहूलियत ये है कि हमने अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो जो टाइम पे हम अवेलेबल है उस टाइम पे हम अपना पार्ट रिकॉर्ड कर लेंगे और वो रिकॉर्ड करके तो अपने इंस्ट्रूमेंटल जो चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। तो सहूलियत उस वक्त से ज्यादा आज है। जी। लेकिन वो गाना बजाना जो पहले हुआ है वो मेरी निगाह में ज्यादा मुश्किल है। अच्छा वकील साहब, आपको ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कहा जाए कि सारी दुनिया से सैकड़ों अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। उन अवार्ड्स में आपका सबसे यादगार अवार्ड कौन-सा है? देखिए, अवार्ड तो रियाज साहब कोई भी मिले आपको, आपकी इज्जत बढ़ाता है और बिल्कुल, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ाता है। बिल्कुल। तो
मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी अवार्ड आज तक मुझे मिले हैं वो सब मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे मुझे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिल चुका, मस्कत से हाउस ऑफ लॉर्ड से अवार्ड मिल चुका है, मुझे आर डी बर्मन अवार्ड मिल चुका है, दारा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, क्योंकि उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों का कहना है कि लेकिन वो गवर्नमेंट वाला अवार्ड अलग होता है, प्राइवेट है, वो मिल चुका है। और प्रिंस ऑफ पजल मिल चुका है। काफी अवार्ड ऊपर वाले की मेहरबानी से, काफी इंडियन एम्बेसीज में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, जैसे इंडियन एम्बेसी बर्मिंघम यूके, हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन नेहरू सेंटर, फिर एम्बेसी ऑफ इंडिया बेरूट भी गा चुका हूँ मैं, रियाद एम्बेसी भी गा चुका हूँ। तो अपनी एम्बेसी मैं जब गाता हूँ और अपने देश को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपने देश की तरफ से यहाँ गाने आया हूँ। और जब यकीन मानिए कई बार ऐसा हुआ कि जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है तो उस रात को नींद नहीं आती है, जी क्योंकि चाहे आपको अवार्ड मिले या फिर आपको इस तरह से नवाजा जाए, तो कलाकार के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लोग जब आपको प्यार करते हैं और जब आपको ये कहते हैं कि इंडिया से आया है, अब अपने देश को रिप्रेजेंट करते बहुत खुशी होती अच्छा वकील साहब, आपने पहले घर पे तालीम हासिल करी, उसके बाद आपने मुख्तलिफ स्टेज शो करे, फिर आप सारेगामा में विनर बने, एल्बम्स आपकी आईं, लेकिन एक और बहुत ख़ास टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आया और जिसकी वजह से मैं जहाँ तक समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहचान आपको मिली बॉलीवुड में, वो था वीर ज़ारा फिल्म का गाना। तो ये चांस है। आपको कैसे मिला और उस गाने में आपका रोल क्या था? देखिए, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब, जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी और उनके गाने थे मेरे दिल के नजदीक, सारे लोग बहुत अच्छे थे लेकिन मैं उनका ज्यादा फैन हूँ। तो उनके जो बड़े बेटे हैं, उनका नाम है संजीव कौली साहब। संजीव कौली साहब थे यशराज फिल्म्स में सीईओ। जी एक बार कॉल किया कि भाई मेरे पिताजी के वो गाने जो रिलीज हुए थे, यश चोपड़ा साहब चाहते हैं उसको दोबारा रिलीज करना, उस पर अलग से लिखाया जा रहा है। तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और इसको मेरे मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है। जी और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों मामा और तुम गाओ। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली। लेकिन रियाज साहब, मैं हर इंटरव्यू में ये जिक्र करता हूँ कि यश चोपड़ा साहब कितने बड़े आदमी थे। वो इंसान बड़ा होता है अपनी बातों से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपका नाम बहुत बड़ा हो गया तो आपके अंदर बहुत ईगो आ गया, अपने आप को आप बड़ा समझे। नहीं, बड़ा सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा है, बाकी आप सब इंसान इक्वल है। तो वो इतने बड़े अच्छे इंसान थे, उनके बंगलों पर रिहर्सल्स हुई और जब रिकॉर्डिंग हुई तो रिकॉर्डिंग में जब पूरा गाना हो गया रिकॉर्ड, तो संजीव कौली साहब ने कहा कि यश चोपड़ा जी आप आ जाइए, आपको गाना सुना दें। उठाए, कुछ दोपहर का वक्त था, 3-4 बजे होंगे शायद। तो वो आके संजीव कौली साहब से हमारे सामने एक जो उन्होंने एक जुमला बोला, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं बहुत याद करता हूँ उस चीज को कि उन्होंने बोला कि संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? तो इतने बड़े आदमी चाहते तो ऑर्डर करते कि भाई मेरे लिए ये मंगा दो, लेकिन नहीं, वो रिक्वेस्ट करें क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। तो ये सादगी होती है। तो ऐसे हमें गाना मिला। मैं चाहूंगा 2 लाइनें आपको सुनाऊं। बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इससे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। ये गाना वाक़ई बहुत लाजवाब था और जिसने भी सुना आज तक जो है दिलों पे राज करता है। जितनी अच्छी कंपोज़िशन, जितना अच्छा लिखा गया, उतना ही अच्छा गाया भी गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वकील साहब का ये गाना जो है एसआर के शाहरुख खान साहब पर फ़िल्माया गया। अच्छा, आपसे मैं चलते-चलते अब आखिर में वक़्त की थोड़ी कमी है, आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या हैं? अपकमिंग चीज़ें आपकी क्या हैं?
देखिए, ऊपर वाले का करम है कि अभी मुझे टॉप ग्रेड दिया गया है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टॉप ग्रेड का खिताब मुझे मिला है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे म्यूजिक में टॉप ग्रेड मिला है। और उसके अलावा मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया साहिद भाई साहब के साथ, जिसमें मैंने हरिहरन साहब के लिए किया काम, अनूप जलोटा साहब के लिए किया, शान भाई पपौन और मेरे उस्ताद साहब ने गाया, मैंने भी गाया, शान भाई ने गाया, मुस्कान ने गाया, साहिद भाई की बेटी और शायरी, तो ये जी। प्रोजेक्ट किया है। और अभी फ्यूचर में कुछ चीजें और के क्रम से हैं। एक ओटीटी फिल्म के लिए गाया है मैंने, वो आने वाली है साथ में, और 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी वो आने वाले हैं, दुआ कीजिएगा सब अच्छा। चलिए, मुंसिफ टीवी की जानिब से हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो है खूब तरक्की दे, खूब आप नाम कमाएं और और अपनी बहुत शुक्रिया, आवाज़ का आपने मुझे जादू। अपने चैनल के थ्रू याद किया इस खूबसूरत प्रोग्राम। जयपुर के एक कम उम्र फनकार से लेकर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता प्लेबैक गुलकार और टीवी शख्सियत का इनका सफ़र इनकी सलाहियत और इस्तकामत की ज़िंदा मिसाल है। हम मुंसिफ टीवी की जानिब से दुआ करते हैं कि मोहम्मद वकील को आसमान की बुलंदियों तक की जो है कामयाबी मिले और वो आगे भी अपनी इस रेशमी आवाज़ के ज़रिए अपना जादू बिखेरते रहें। फ़िलहाल अपने दोस्त, अपने होस्ट रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।